बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मां आहियां मुंहिंजी होस्ट सबा अली। हे जो ड्रेस तव्हां ॾिसी रहा आयो इहो है मिशास जो। मिशास को आप ऑर्डर दे सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। इनके बहुत खूबसूरत ड्रेसेस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत सॉफ्ट सटल कलर्स, बहुत खूबसूरत कलर्स। आप इनके फेसबुक के पेज पे जाएँ, इंस्टाग्राम के पेज पे, तमाम रेंज, उनकी तमाम कलेक्शन मिशास की वहाँ पर मौजूद है। उम्मीद है तो बिल्कुल ठीक हूंदो, मज़े में हूंदो। जीअं ज़बरदस्त असांजो हफ़्तो त माशाल्लाह गुज़री रहियो आहे, आज़ादी सेलिब्रेट करे रहिया हुआसीं। हाणे जी असांजो फाइनली जुमो जेको मेन ॾींहुं हूंदो आहे असांजो, उहो हफ़्ते जो अची वियो आहे। जुमे ते असां वधि में वधि कोशिशि कंदा आहियूं त असां दीन जी ॻाल्हि कयूं ऐं इस्लाम जी ॻाल्हि कयूं, ऐं जेके असां में ग़लतियूं आहिनि असां उहे सुधारण जी कोशिशि कयूं। छो जो मां कोशिशि कंदी आहियां जेका असां में अहिड़ी कोई खामी, कोई अहिड़ी ॻाल्हि आहे त उहा असां हिक ॿिए सां शेयर करे ऐं हिक ॿिए जे सां उहा खामी ख़तमु करे सघूं था। जीअं ॾाढो ज़रूरी आहे त असां अलाह साईं हर कंहिंखे एतिरो कुझु ॾिनो आहे, असांखे अलाह साईं एतिरो नवाज़ियो आहे, पर कॾहिं असां इहो सोचियो आहे त असां उन जेको नवाज़ियल आहियूं, असांखे जेका अलाह साईं ॾिनी आहे, चाहे उहो असांखे फाइनेंशियली तरीक़े सां या रिस्क जी शक्ल में, त असां उहो बांटींदा आहियूं, असां उहो ॾींदा आहियूं। सदको केतिरो ज़रूरी आहे, इन जी अहमियत तॾहिं ख़बर पवंदी आहे उन्हनि खां पुछो जिन वटि कोन्हे। उन्हनि जी इहो बि हूंदी दिलि में त असां सदको ॾियूं, असां ॾियण वारा थियूं। त उहे जॾहिं असां इंसाननि खे अलाह साईं एतिरो ॾिनो आहे त छो न असां पहिरियों ॾियण वारा थियूं। जॾहिं इन जी अहमियत तॾहिं ख़बर पवंदी आहे जॾहिं उन्हनि वटि नाहे हूंदो। उन्हनि खां पुछो जेके हिकु वक़्तु वेलो खाइनि था ऐं हिकु वक़्तु वेहनि था, या मज़दूरी करे वॾी मुश्किल सां पंहिंजे ॿारनि जो बचनि जो पेट पालनि था। त उहे उन्हनि जी जॾहिं असां मदद कंदासीं ऐं जॾहिं पंहिंजे असां माल मां कुझु हिसो कढी करे उन्हनि ग़रीबनि ते नज़र कंदासीं, उन्हनि ग़रीबनि ते उन्हनि जी मदद कंदासीं, उन्हनि ते बि ख़र्चु कंदासीं, त अलाह साईं इन में अञा इज़ाफ़ो कंदो। ऐं जीअं चवंदा आहिनि त असांखे अलाह साईं सां तिजारत करे सघूं था। असां हूअं इंसान तमामु बिज़नेस त कयूं था ऐं हर तरीक़े सां प्रॉफिट जो ॾाढो ख़्याल बि रखूं था। भई लॉस थी वेंदो आहे त असां एॾा परेशान थींदा आहियूं, पर तव्हां कॾहिं इहो सोचियो आहे त अगरि असां सदको न ॾींदासीं त पोइ केतिरो लॉस थींदो। अगरि असांखे बिज़नेस में ऐं पंहिंजी ज़िंदगी में कामयाबी खपे त असांखे सदके खे सभिनि खां पहिरियों अमल करणु घुरिजे। ॾींहं में जीअं असां सुबुह जो निकिरूं था त अगरि असां सदको ॾेई निकिरूं, असां सदको काफ़ी माण्हू असांखे अहिड़ा नज़र ईंदा आहिनि ॾेई सघूं था। ऐं ज़रूरी न आहे त असां इहो त जीअं काफ़ी माफ़िया आहे, जीअं बेगर्स आहिनि, असांजे साम्हूं ईंदा आहिनि, असां इहो सोचियूं था असां इनखे छो ॾियूं। असां अगरि सदके जी नियत सां ॾियूं त असां उहो ॾेई सघूं था। ऐं इहो ॾाढो ज़रूरी आहे त असां ॾींहं जो सॼे ॾींहं में कुझु न कुझु पंहिंजे माल मां, पंहिंजे पर्स मां कढी ज़रूरु ॾियूं, जेका असांजी हैसियत हुजे उन हिसाब सां। त इन सां तमामु टॉपिक्स ते ॻाल्हाईंदासीं ऐं असां सां मौलाना साहबु मौजूदु हूंदा, असां नात ॿुधंदासीं, नात खां मौजूदु हूंदा, ऐं तमामु गेस्ट पैनल ॾाढो ज़बरदस्त हूंदो। असां वधि में वधि अवेयरनेस ॾींदासीं अव्हांखे। पर सभिनि खां पहिरियों मूंसां शेफ़ ज़रीन मौजूदु आहे, उन खां पुछंदमि छा ठाहे आई आहे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? क्या बनाया है आज आपने? और वाइट कढ़ाई बनाई। ठीक है, वाइट कढ़ाई, इसकी रेसिपी बताती चलें। मैंने इसमें जो है ना दही डाला है और काली मिर्ची, अदरक, लहसुन और पेपर, वाइट पेपर, ठीक है, और मिल्क भी डाला है थोड़ा सा। सही है। तो ये सब चिकन को मैंने सब मैरिनेट करके रख दिया था। उसके बाद अच्छा, वो जो हम लोग प्रोसेस करते हैं ना कि प्याज काट के और वो प्याज का थोड़ा सा मैंने जो ना पेस्ट बना के, वो क्या कढ़ाई में और हांडियों में होता है? जी, अच्छा, थोड़ा सा टेस्ट आने के लिए सही है करते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी 1-2 पीस बस। सही है। तो इसकी पूरी रेसिपी बताएं मुझे ज़रा। मसाले कौन से इस्तेमाल किए हैं आपने? के जो है ठीक है, दही और सब चीज़ मसालों में जो है मैरिनेट करके रख दिया। फिर जब ऑयल गर्म हुआ है फिर उसमें डाल के जो है ना भुना है अच्छी तरह। सही है। भुनने के बाद जब इसमें हल्का सा ऑयल आने लगा ना, देखा चिकन थोड़ा गलने लगी, तो फिर इसको ढक दिया। ठीक है। उसके बाद जो है ना उसके हल्का हल्का तेल आने लगा, फिर इसको तैयार हो गई। सही है। ये तो बड़ी झटपट हमारी डिश है। और ये जो हमारी तमाम ख़वातीन जिनको बहुत मसरूफ़ भी होती हैं या कोई वर्किंग वुमेन्स भी होती हैं, उनके लिए बड़ी आसान है। इसको फ़ौरन हम कर अच्छा, इसको किसी भी तरीके से बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे तरीका बता रही हैं या जो हम लोग यूट्यूब पे रेसिपीज़ देखते हैं वैसे ही हम लोग इनको बनाएं। नहीं, अलग अलग तरीके से बना, अलग अलग तरीक़ों से बना सकते हैं।
ठीक है, आपका बहुत आसान तरीका, आइंदा मैं भी ऐसे ही बनाऊंगी। अच्छा, इसके साथ आप क्या सर्व करती हैं? क्योंकि मैं नान देख रही हूँ, ताफ्तान। ठीक है जी, ये ताफ्तान के साथ पसंद सकते हैं आप की जाती इसको। है। ठीक है, या बघारी चावल होते हैं, उससे भी ले सकते हैं, राइस से, मगर इससे ज़्यादा कॉम्बिनेशन होता है इसका। सही है। माशाल्लाह इतनी अच्छी डिश बनाई है आपने और रेसिपी भी इतनी आसान तरीन बताई है। तो क्या करती हैं आप खुद? मैं काम कुकिंग का ही काम करती हूँ, मैं कुकिंग का काम करती हैं? माशाल्लाह से। ठीक और है। मुझे बघारे बैगन भी आते हैं, मिर्चियों का सालन, और मीठे में सारी डिशेस आप बनाती हैं माशाल्लाह से। सही, तो उनको आप ऑनलाइन सेल करती हैं, ऑनलाइन ऑर्डर्स लेती हैं और होम डिलीवरी भी करती हूँ। सही है, ठीक है। आपका पेज बना हुआ है कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक पे? किस नाम से? हसन के नाम से, ज़रीना हसन फेसबुक पे। ठीक है, फेसबुक पे आपका पेज है ज़रीना हसन के नाम से। तमाम देसी फूड आप बनाती हैं, देसी खाने जो भी हैं हमारे। ठीक है जी, आप इनको ऑर्डर दे सकते हैं। और ज़बरदस्त इनकी जो डिश की खुशबू आ रही है वो मुझे वहीं तक आ रही थी, और उम्मीद है कि आपको भी ज़रूर, हमें खा के तो बड़ी अच्छी लगेगी, लेकिन आपको रेसिपी ये बना के यूज़ करके बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच नाज़रीन। अंडर ब्रेक ते वेंदासीं कारे मंजो वरी वापस अचूं था मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते। थैंक यू। वेलकम बैक नाज़रीन। मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते सभिन के वरी भली कर चऊं था। गेस्ट जॉइन करे रहा आहिनि, ॾाढो ज़बरदस्त पर्सनैलिटी मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि। सभिनि खां पहिरियों त ब्लॉगर इन्फ्लुएंसर मूंसां मौजूदु आहे, उमुल बनीन साहिबा मूंसां मौजूदु आहे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा जी, उन सां गॾो गॾु रईस कदीरी साहब मूंसां मौजूदु आहिनि, ऐं तव्हां उन्हनि खे PTV ते ॾिसंदा रहिया आहियो। मज़हबी स्कॉलर आहिनि ऐं बैनुल अक़वामी शोहरत जा हामिल आहिनि। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं। आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आप बताएं मुझे, माशाल्लाह ब्लॉगर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, कैसे ये सिलसिला, ये जर्नी शुरू हुई? ये सिलसिला कैसे स्टार्ट हुआ? कुछ टाइम पहले, मतलब अपनी सारी चीज़ें जो लाइफ की चल रही होती हैं और आपको मोटिवेशन देनी होती है लाइफ के अंदर कि आप लाइफ में अपने स्पेयर टाइम में क्या चीज़ ऐसे कर रहे हैं जो आपको खुश रख रही है, जो आपको चीज़ हैप्पीनेस दे रही है, तो उस चीज़ के लिए अपने आप को टाइम देना और अपने आप को देखना सबसे ज़्यादा खुशी होती है। तो ब्लॉगिंग फील्ड में आना, इन सब चीज़ों को लेके चलना, और सबसे मेन मोटिव होता है कि आप अपने आप को हैप्पी रख रहे हो और डिफरेंट चीज़ों के ऊपर वर्क करना होता है। लाइफ में हम अपनी लाइफस्टाइल को दिखा रहे होते हैं, अपने ड्रेसेस को दिखा रहे होते हैं, मेकअप को दिखा रहे होते हैं, अपने साथ जो गैजेट्स होते हैं उनको यूज़ करता हुआ दिखा रहे होते हैं। तो इस जर्नी का स्टार्ट इस तरीके से हुआ कि फ़ोन है, चलें इंस्टाग्राम एक प्रोफेशनल अकाउंट बनाते हैं, अपने पिक्चर्स, अपने ड्रेसेस, अपना मेकअप, जो आपके मेरे गैजेट्स हैं उनको मैं दिखाती हूँ, और लेट्स इन्फ्लुएंस अपने आप से। अगर मेरी लाइफ से, मेरी पर्सनालिटी से कोई इंस्पायर्ड होता है तो इस चीज़ के ऊपर भी वर्क करते हैं। तो ये जर्नी इस तरीके से स्टार्ट हुई फ्रॉम 2019 to 20। वहाँ से मतलब ये कोविड में स्टार्ट हुआ सिलसिला? ऐसे ही है, ऐसी है। तो कोविड में ज़्यादातर मैंने बच्चियों से, लड़कियों से, लड़कों से पूछा तो उन्होंने कहा कोविड में ये सिलसिला शुरू हुआ। क्या हम लोग जब आइसोलेट थे तो हमने फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया, ऐसा हुआ? और तब हम लोग अपनी लाइफ से, अपनी पर्सनालिटी से इन्फ्लुएंस हुए, तभी वो हमने दिखाना शुरू किया, ऐसा हुआ? स्टार्टिंग जर्नी नॉट फ्रॉम द कोविड, बट कोविड में मैं हल्का फुल्का कर रही थी, बट नॉट फ्रॉम दैट। और उसके बाद ही मैंने स्टार्ट किया है, बट उस टाइम पे मतलब नॉर्मल होता था, लाइक प्राइवेटली हो रहा होता था। बट जब पब्लिकली आया अकाउंट तो कोविड जा चुका था, और स्टार्ट करते 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 जर्नी अब यहाँ तक आ चुकी 2024 तक। और एक इस बिग जर्नी में कोविड में मैंने काफ़ी चीज़ें जो पढ़ी थी, मतलब हम यूट्यूब खोल के बैठ गए, एंड नेटफ्लिक्स, हम नेटफ्लिक्स लो ओपन करके बैठ गए। तो जब वहाँ से अपने लिए टाइम मिला ना, मतलब दुनिया बंद थी, जगहें बंद थी, तो जब अपने लिए टाइम मिला ना तब पता चला कि हाँ यार, लाइफ स्टाइल के लिए आपको खुद पे वर्क करना होता है। तो वहाँ से जब वर्किंग स्टार्ट हुई कि हम रीडिंग कर रहे हैं, दिमाग में आया ना, मोटिवेशन बढ़ गई, क्या कर सकते हैं। तो हमारा स्पेयर टाइम घर पे बैठ के और कहीं और जाके जो हमारा स्पेयर टाइम है हम उसको कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यस, कोविड द इंस्पिरेशन कोविड बना, मगर जब कोविड का पीरियड
निकल गया तो वही बैक टू द लाइफ हो गए, और हमारा जो स्पेयर टाइम हमें मिलता गया, जैसे ब्रेक टाइम है उसे 1 घंटे में हमने क्या करना है, ओके फोन है, ये हमने चीज़ कुछ बना बुरे दी। टाइम से भी बहुत अच्छा कुछ बहुत सीखा, अच्छा और कुछ बहुत सीखा। अच्छा हमने वो चीज़ें हमने की हैं जो शायद हमने कभी सोची भी नहीं सोची भी नहीं थी, exactly। अच्छा, सबसे ज़्यादा चैलेंजेस लड़कियों के लिए इन्फ्लुएंसिंग में, ब्लॉगिंग में क्या हैं? चैलेंजेस स्टार्ट होते हैं आपके घर से, सबसे पहले आपके घर से स्टार्ट होता है। अगर क्या घर पे रोक टोक थी, मना करते थे Yes, कि ऐसे मेरा नहीं बड़ा करो? भाई मतलब है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट ना, सही है। मतलब वो कहते हैं कि यार वाई पब्लिक, क्यों पब्लिक आएगा, मतलब एक दिन तो वो बहुत ज़्यादा ना हाइपर हो गया, मैंने कहा, बंद करो इसको ना। मैंने कहा, हम अगर बीइंग एजुकेटेड पर्सन, हम इतने पढ़े लिखे लोग हैं, अगर इस चीज़ के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, और इट्स नॉट अबाउट के स्कार्फ है या नहीं है, इसके बारे में बात तो मतलब ये एक अलग ही चीज़ होती है। पे भी बात करेंगे हम। लड़की की ना सबसे पहली ये चीज़ होती है कि मदर ने उसको कॉन्फिडेंस कितना दिया है कि वो बाहर निकल के लोगों को फेस कैसे कर सकती है। अगर बाहर निकल के लड़की अपने आप को मनवा सकती है, फेस कर सकती है लोगों को, तो वो सब कुछ कर सकती है। बट हाँ, लिमिट्स होती हैं, गर्ल्स के लिए लिमिट्स होती हैं, बॉयज़ के लिए भी होती हैं। अपनी लिमिट के अंदर रह के किसी चीज़ों को अनलिमिटेड कर लेना अपने लिए, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है एक इंसान के लिए। और गर्ल्स अच्छा, मैं ये समझती हूँ जब आप अनलिमिटेड हो जाते हैं, यू नो, बाउंड्रीज क्रॉस कर जाते हैं, तब चैलेंजेस ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं। लेकिन जब आप बाउंड्रीज में रह के अपना काम कर रहे हैं, चाहे वो इन्फ्लुएंसिंग है, चाहे वो सोशल मीडिया पे है, आपके एक छोटे फ़ोन पे है, या फिर आप कहीं आउटडोर जा रहे हैं, तो फिर जो है ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। चैलेंजेस हर आउट ऑफ फील्ड में होते हैं, बाउंड्रीज हर जगह चैलेंजेस फेस करना। लाइफ में चैलेंज नहीं है, रिस्क नहीं है, आप लाइफ नहीं जी सकते हो, ये मतलब ज़रूरी है। आपको लगता है कि आपने रिस्क लिया है? लिया है, क्योंकि जब मैं यहाँ आप तक जब आने में सोशल risk मीडिया लिया पे आपने। जब आप अपने पिक्चर्स वीडियोस पोस्ट करते हो, नॉर्मली जब व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हो तो सबसे पहले रिश्तेदार मैसेज कर रहे होता है, ये क्यों लगा दिया, ये हर किसी की लाइफ पे है ना, नॉर्मल है। मगर जब आप एक सोशल प्लेटफॉर्म पे आते हो, वहाँ पे सोशली अपनी चीज़ें पोस्ट करते हो, अब वो रिलेटेड टू वीडियो हो, पिक्चर हो, पोज हो, कुछ भी हो, तो आप रिश्तेदारों की बाउंड्री से निकल चुके होते हो, आप गैरों की बाउंड्री में आ जाते हो, और उस गैरों की बाउंड्री में आने के बाद आपको हर चीज़ फेस करनी होती है। ज़रूरी नहीं है कमेंट आएगा, डीएम आएगा, मैसेज आएगा तो वो पॉजिटिव आएगा। टॉक्सिक लोगों को, उनके टॉक्सिक नेगेटिव कमेंट्स को कैसे क्या आपकी रिएक्शन होता है आपका? फर्स्टली आई जस्ट रेड, और मुझे सबसे पहले हंसी आती है, मेरे मुंह पे पहले मुस्कुराहट आती है, और मेरी मम्मी पूछती है आज क्या कमेंट आया जो तुम इतना मुस्कुरा रही हो। मुझे ये नेगेटिव पॉइंट आया और मुझे हंसी आ रही है कि यहाँ टाइम है नेगेटिव बोलने का। अगर इसी टाइम में से निकाल के हम कुछ पॉजिटिव पोस्ट कर देते, एक पॉजिटिव कमेंट कर देते, तो शायद मैं इससे ज़्यादा मोटिवेट होती। मगर नेगेटिव से मैं शायद डबल मोटिवेटेड हो चुकी, क्योंकि इन्होंने नेगेटिव लिखा है, ठीक है कोई बात नहीं, इग्नोर करो, आगे बढ़ो, मुस्कुराओ बस। दैट्स द स्पिरिट, बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, रईस कदीरी साहब भी मूंसां मौजूद आए न, उनका नात ॿुधणु चाहींदासीं। बहुत ही आला और अरफा कलाम पढ़ रहा हूँ, और उम्मीद है दाद देंगी आप। सुभान अल्लाह जी, ज़रूर कहा करें, जी, इसलिए कि आप भी ज़रूर। सवाब में शामिल हो जाएं। ज़रूर। हुदूद ताइर सिदरा हुजूर जानते हैं, हुदूद ताइर सिदरा हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्शे मोअल्ला हुजूर जानते हैं। पहुँच के सिदरा पे रूहुल अमी ये कहने लगे, पहुँच के सिदरा पे रूहुल अमी ये कहने लगे,
यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं, यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर, बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे वो लेकिन, बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे वो लेकिन, अगर ये होगा अक़ीदा के हुजूर जानते हैं, जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं, तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इतनी प्यारी नात माशाल्लाह। अच्छा उम्मुल बनीन, आप मुझे बताएं किस कंटेंट पे ज़्यादा काम करती हैं और आजकल किस कंटेंट पे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, क्योंकि यहाँ व्यूज़ की गेम है सारी। हाँ, गेम तो सारी व्यूज़ की है। बीइंग अ रियलिस्टिक, किसी चीज़ को रियल में लेके चलना, ये मेरा सबसे ज़्यादा मोटिव होता है कि रियलिटी शो कराई जाए। मतलब ज़रूरी नहीं है कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ और ब्लॉगर हूँ तो कार्स में घूम रही हूँ, पैसा दिखा रही हूँ, मतलब लाइक नॉर्मल पीपल कर रहे होते हैं कि हर चीज़ को इतना एस्थेटिक बना रहे होते हैं, इतना वैसा बना रहे होते हैं, कैमरा के ऊपर उसको इतना प्रेजेंटेबल बना रहे होते हैं कि वो चीज़ रियल नहीं लग रही होती। तो ज़रूरी नहीं है मैं कार में, मैंने अपनी कार्स दिखानी है, नहीं भी है ना तो मैंने कार्स दिखानी है, तो वो वाला सीन नहीं है मेरे साथ। मैं ऑटो में ज़्यादातर मेरा कन्वेंस का सीन इस तरह से होता है, मैं वो शूट कर रही होती हूँ। मोस्ट ऑफ द रील्स पे कुछ इस तरह का कैप्शन लगाती हूँ जो रिलेटेबल होता है लोगों की लाइफ से, तो वो शूट करके वो कर दिया। अपनी जैसे GRM होता है, गेट रेडी विद मी, इस तरह वो कंटेंट की वीडियो। और नॉर्मली मतलब आई जस्ट लाइक टू सिंग एज वेल, थोड़ा सा उसके ऊपर भी वर्क कर रही होती हूँ। लाइफस्टाइल हो गया और मेकअप बहुत कम होता है, बट हाँ थोड़ा बहुत मेकअप की भी चीज़ें आ रही होती हैं। और मेरी फूड स्टफ, को मेकअप का शौक कम है बहुत तो कम, जैसे वो मेकअप की वीडियोस भी नहीं बनती होंगी क्योंकि जिसको मेकअप का इतना शौक नहीं होता उससे वो वीडियो भी नहीं बनती। लाइफस्टाइल बना लेती हाँ, होंगी। लाइफस्टाइल में मेरा जिम हो गया, डाइट हो गया, फूड हो गया, 40% तो फूड हो गया। अच्छा कैसे आदत डलती है, क्योंकि मैंने बड़ी कोशिश की है ये कि मैं जो खा रही हूँ, कहीं जा रही हूँ तो मैं वीडियो बनाती रहूँ, कैमरा मेरे हाथ में हो, लेकिन मुझसे नहीं होता। ये आदत कैसे डलती है, आज हमें सिखा के जाएं। ये आदत कैसे होती है मीन्स इसको कह सकते हैं कि अगर यू कैन इनकरेज योर सेल्फ ना, आप अपने आप के अंदर मोटिवेशन लाना चाहते हैं इस चीज़ के लिए,
तो सबसे पहले एक चीज़ होती है मिरर सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। जब आप मिरर के सामने जाओ ना, नहीं, लेकिन हमें याद ही नहीं रहता कि हमें हमारा फ़ोन भी है और वो पिक्चर लेनी है या वीडियो बनानी है, कोई रील बनानी है। ये तो डिपेंड होता है ना। आप देखें, आपके हर बंदा दूसरे बंदे से डिफरेंट है, साइकिक डिफरेंट है, फिजिक डिफरेंट है, तो माइंडसेट भी डिफरेंट होता है। हर बंदे को ज़्यादा कि नहीं हम पोस्ट करके बैठे हैं, कैमरामैन पिक्चर लेगा। ऐसा तो नहीं है कि मतलब अब पता है कि ब्लॉगर है और ये हमारी 24 आवर हमारी जॉब है, तो बस ये काम करना है और वीडियो बनानी है, रील्स बनानी है, ऐसा भी होता है। एक माइंडसेट आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैंने जैसे स्टार्ट में मैंने बोला कि मैं अपने स्पेयर टाइम में कर रही होती हूँ। ठीक है, स्पेयर टाइम में ये काम कर रही हूँ। मेरा स्पेयर टाइम वर्क है। उसके अलावा मेरी जॉब है, मेरे मम्मा मतलब पेरेंट्स हैं, मैं उनके साथ होती हूँ, घर में जाना होता है, घर की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, थोड़ी सी कहते हैं ना ड्यूटी होती है, नहीं करते घर के काम कर रही होती हूँ, मतलब थोड़े काम होते हैं, बट मेरा स्पेयर टाइम है ब्लॉगिंग। उसके अलावा मेरी जॉब है, मेरी अपनी और अदर चीज़ें भी हैं, वो उन सब चीज़ों पर। अच्छा, क्या टेक्निक्स यूज़ करती हैं ज़्यादा व्यूज़ लाने के लिए, लाइक्स लाने के लिए, बीइंग रियल, और उसके अलावा क्या करती हैं? जैसे आपने कहा मैं बिल्कुल रियलिस्टिक रहती हूँ और कुछ फेक नहीं दिखाती, तो उसके अलावा और क्या टेक्निक्स होती हैं? टेक्निक्स डिपेंड ऑन कि आप एप्लीकेशन को जब कोई चीज़ यूज़ करते हैं ना, तो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको पढ़ने होते हैं। लोग टाइम नहीं निकालते एप्लीकेशन के बारे में पढ़ने के लिए कि ये एप्लीकेशन एक्चुअली इसकी सेटिंग्स क्या हैं, ठीक है ना। हम सेटिंग्स नहीं चेक करते हैं, वी जस्ट स्टार्ट पोस्टिंग। तो जो लोग सेटिंग्स पढ़ रहे होते हैं ना, उनकी जाके उनकी टेक्निक्स पढ़ रहे होते हैं, तो वो उस चीज़ के ऊपर इफेक्ट ला रही होती है कि ये इस पे टाइमिंग्स की, हर चीज़ की टाइमिंग होती है। जैसे आपका लाइव, अभी ये लाइव शो लाइव जा रहा है, तो उसकी एक टाइमिंग सेट है, उसकी एक हर चीज़ की एक सेटिंग है। इसी तरीके से एप्लीकेशंस की भी सेटिंग्स होती हैं। आपके उसको डैशबोर्ड में जाना होता है, उसकी थोड़ी चेकिंग करनी होती है कि कौन सा फीचर कहाँ एप्लीकेबल होगा। तो उसमें आपकी टाइमिंग जारी होती हैं, आपका इनसाइट्स किस तरीके से ग्रो कर सकता है, उसके अंदर सारी टिप्स अवेलेबल होती हैं। इट डिपेंड कि आपका इंटरेस्ट कितना है और आप पैशनेट कितने हो किसी चीज़ से लेकर। अब ब्लॉगिंग में आ जाने से और उस चीज़ को यूज़ करने में वो डिफरेंट होता है। आप ब्लॉगिंग में आ सकते हो, व्यूज़ गेन कर सकते हो कुछ भी कंटेंट बना के, बट डिपेंड ऑन कि आप सेटिंग्स कितनी अच्छी यूज़ कर रहे हो उसकी। तो बीइंग अ टेक्निकल पर्सन, इंजीनियर हूँ मैं, तो मतलब मैं इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होती हूँ, इसलिए मुझे टेक्निक्स पढ़ना और एप्लीकेशन के बारे में जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। वो चीज़ फिर इफेक्ट करती है मेरे कंटेंट। अच्छा, कहते हैं कि भाई अर्निंग भी बड़ी होती है ब्लॉगर्स की, तो अर्निंग कैसे होती है और कितनी होती है? क्या वो इनफ होती है, फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ता? जैसे हम काफ़ी ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हैं कि उनकी लाइफ बड़ी लग्जरी हो गई है इन चीज़ों से। हम हो गई है लग्जरी इफ़ यू आर अ फुल टाइम पर्सन ऑन दीज ऐप्स। अगर आप फुल टाइम देते हो, 24 आवर्स दे रहे हो अपने, 24 आवर्स नहीं भी दे रहे हो, 10 आवर्स दे रहे हो, प्रॉपर दे रहे हो। मैं स्पेयर टाइम दे रही होती हूँ तो मुझे उसी तरह की अर्निंग होती है। मतलब एक कहते हैं ना हवाई रोज़ी होती है, तो वो वाली रोज़ी है मेरी। और मेरी अपनी दूसरी वर्किंग लाइफ, अर्निंग लाइफ अलग है। तो डिपेंड करता है कि आप कंटेंट में कितना टाइम दे रहे हो। तो जिस तरह की आप टाइमिंग देखो, हर चीज़ को टाइम लेके चलता है। जितना आप टाइम दोगे उतना अर्न करोगे। तो मैं जितना टाइम देती हूँ उतना अर्न करती हूँ। सही है, मतलब आपको अपनी लाइफ से, अपने काम से सेटिस्फैक्शन है और वो होना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रईस कदीरी साहब असां सां मौजूद आहिनि, ब्रेक ते वेंदासीं, पर उन खां पहिरियों असां नात ॿुधंदा वेंदासीं। जी देखा ये रुतबा आपकी नालैन का, अर्श ने चूमा है तलवा आपकी नालैन का, आपके तलवों की नरमी, आपके तलवों की नरमी, कल्ब ने महसूस की
का या नबी देखा ये रुतबा आपकी नालैन का, आपकी खिदमत का मुझको, आपकी खिदमत का मुझको काश मिल जाता शरफ बांधता आँखों से तस्मा, आपकी नालैन का या नबी देखा ये रुतबा आपकी नालैन का। अर्श ने चूमा है तलवा आपकी नालैन। वेलकम बैक नाज़रीन। हिन सेगमेंट में मूंखे ज़बरदस्त गेस्ट जॉइन करे रहिया आहिनि। सभिनि खां पहिरियों त मदर कैथरीन विल्सन मूंसां मौजूदु आहे, जेका दारुल सुकून जा इंतज़ामात ॾिसंदी आहे, उते मैनेजमेंट ॾिसंदी आहे, एडमिनिस्ट्रेटर आहे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। ऐं हुन सां गॾोगॾु जी मिस्टर सेवियो परेरो मूंसां मौजूदु आहिनि, CEO आहिनि दारुल सुकून जा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू मैडम। सबसे पहले तो वेलकम टू द शो। और कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मदर, आप मुझे बताएं सबसे पहले तो माशाल्लाह आप वहाँ तमाम इंतज़ामात देखती हैं और आपकी एक ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा आपने इस दारुल सुकून को दिया है। क्या फीलिंग है, क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? एक्चुअली हकीकत में मैं यहाँ पर, हम लोग किसी भी इदारे में जा सकते हैं, हमारा कोई मखसूस शोबा नहीं है। बज़ाते खुद मैं टीचर हूँ, लेकिन इस अदारे में टीचर के अलावा दूसरे काम भी करते हैं, लेकिन हर चीज़ में एक असातिज़ा की झलक नज़र आती है। ऐसे ही है, किसी काम में भी जाओ असातिज़ा की नज़र आती है, उनके इंतज़ामात में, उनके इखलाक में, किरदार में, काम में उनकी एक झलक नज़र आती है, एक उस्ताद होने के नाते। यानी मैं अपना ये काम जो है वो किसी न किसी तरह पूरा कर लेती हूँ। सही है। मतलब दारुल सुकून में भी आप जब इंतज़ामात देख रही हैं, वो ओल्ड एज जो लोग हैं वहाँ पे उनको भी देख रही हैं, बच्चों को भी देख रही हैं, तो वहाँ पे उस्ताद का किरदार भी एक तरीके से अदा कर रही हैं। ऐसे ही है। अच्छा, क्या आप बच्चों को देखती हैं माशाल्लाह वहाँ पे? और कोई 300 से ज़ायद बच्चे हैं? 325 बच्चे। 325 बच्चे हैं माशाल्लाह। क्या हादसात होते हैं? ऐसा क्या होता है कि बच्चे आते हैं वहाँ पे? ऐसे बच्चे जो कि वालिदैन की रहमत से, उनके प्यार से महरूम हैं, यूँ कई तो यूँ ही छूट जाते हैं और कई तो कभी कभार आ जाते हैं, लेकिन कई बिल्कुल ही फरामोश कर जाते हैं। ऐसे बच्चे भी हैं। हमें गुज़श्ता साल एक बच्चा बोरी में किसी ने फुटपाथ पर रखा था और हमें वो मिला, और बच्चा बोल भी नहीं सकता था। और वो कितना छोटा बच्चा था? वो मेरा ख्याल है 6-7 माह का था। अभी गालिबन वो 2-2.5 साल का है। और अगर आप अभी इसको देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। आसमान और ज़मीन का फ़र्क है उसकी खिलाने, क्योंकि हमारे यहाँ खुराक का, उनके सोने का, उनकी हिफाजत का बहुत ख्याल रखा जाता है, सफाई का। माशाल्लाह।
कि ये चीज़ें लाजुम मलजूम है, क्योंकि हर बड़े के लिए, हर छोटे के लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि वो नासमझ बच्चे होते हैं और हमें उनका साथ देना है, कदम कदम पर उनके साथ। ऐसे ही है, जैसे माँ अपने बच्चे का बिल्कुल। ख्याल रखती है, ऐसे ही आप लोग रखते हैं। उनकी गलती पर भी उनको बताना है, यहाँ पर ये गलती है, देखिए आपने जूते नहीं पहने, अभी गर्मी है, अभी सर्दी है, आपने धूप में नहीं जाना। उनको शरारत से वो समझ नहीं सक पाते, लेकिन उनको समझाना पड़ता है। डिसेबल बच्चे भी हैं जिनके Disable साथ बच्चे। फिर ज़रा ज़्यादा एफर्ट लगती है, बिल्कुल, बिल्कुल। पेशेंस चाहिए होता है, ऐसा भी है। कई तो एकदम गुस्सीले तबीयत के होते हैं, हाँ जी, तो ऐसे उनकी भी है। मार भी खानी पड़ती है। ओह, लेकिन क्योंकि उनका जहन जो है वो ज़हनी तौर पर वो नॉर्मल नहीं होती, तो हमें मालूम है चीज़ को जानते हुए तो हमें एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ये अल्लाह मियाँ की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है हमारे लिए। ऐसे ही है। जो इस मकाम पे फाइज है ना, मैं कहती हूँ वो उसको बड़ा तोहफ़ा मिला हुआ है, उसके लिए दुनिया ही जन्नत है। ऐसे बिल्कुल। ही है ना जी। माशाल्लाह आप भी मिस्टर सेवियो आप इतने सालों से ये काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और किस तरीके से इस इदारे को लेके चले हैं और इसकी हिस्ट्री के बारे में आज हमें बताएं। इसकी हिस्ट्री ये है कि 17 फरवरी 1969 को ये सिस्टर गर्ट्रूड के नाम से एक बहुत मशहूर सिस्टर थी। उन्होंने एक डच हॉलैंड से थी, वो इधर आई, सिस्टर बनी। सिस्टर बनने के बाद उन्होंने देखा कि पाकिस्तान में स्ट्रीट्स के ऊपर या इस तरह के बच्चे जो कि घर में लोग बिल्कुल तरीके से उनको लुक आफ्टर नहीं करते, तो वो इन्होंने ये घर खोला। जेलों में गई, वहाँ भी कुछ बच्चे पैदा हुए जो कि उन्होंने देखा कि डिसेबल्ड थे, उनकी देखभाल सही नहीं हो रही थी, तो शी टुक देम ऑन। उन्होंने कहा कि आप मुझे दें। और शुरू में तो ये भी था कि जब अब्दुल सत्तार ईदी ने अपना वो होम खोला था, तो उन्होंने भी कुछ ऐसे डिसेबल्ड बच्चे, उन्होंने चूँकि शेल्टर होम खोला नॉर्मल बच्चों के लिए जो डिसेबिलिटी के साथ, तो फिर उन्होंने एक पार्टनरशिप सिस्टर गर्ट्रूड के साथ और सिस्टर रूथ लुइस एक होती थी, वो भी, तो दोनों के साथ खोल के ये घर खोला। शुरू में 10 बच्चे थे, उसके बाद बढ़ते बढ़ते डिफरेंट दौर गुज़रते गए, लोगों ने ये मशहूर होता गया, लोगों ने अपने बच्चे यहाँ पर छोड़ना शुरू कर दिया। तो इसी तरह ये पिछले 55 साल हो गए इस बात को। हम जो हैं वो 55 साल माशाल्लाह हुए हैं इसको। और ज़ाहिर है ये हेल्प तो माशरा हमें दे रहा है, यहाँ के कराची के लोग हमें दे रहे हैं, गवर्नमेंट हमें इस वक्त अभी सपोर्ट थोड़ा सा कर रही है, ताकि ये हमारे चूँकि सर्विसेज सारे फ्री हैं, हम कोई चार्ज नहीं करते। अच्छा, ये सिलसिला जो है 55 साल से पहले बच्चों से शुरू हुआ, तो फिर ये ओल्ड एज पीपल की तरफ कैसे गया? ओल्ड एज होम, ऐसा हादसा हुआ? देखें बात वही है कि डिसेबिलिटी, चूँकि हमने डिसेबिलिटी, लोग इस जगह बच्चे पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ने आते थे। हमने फिर ये शुरू किया कि शायद 20 साल हो गए इस बात को, हमने ओल्ड एज होम शुरू किया। वहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चों को, बल्कि नहीं, बच्चे अपने पेरेंट्स को छोड़ने आते थे। तो ये फिर शुरू हुआ, क्योंकि हमने ज़ाहिर डिसेबिलिटी, लोग यहाँ से निकलते गए कनाडा, अमेरिका, तो लोगों ने कहा कि हम अपने पेरेंट्स को यहाँ छोड़ें, तो उनके लिए एक शेल्टर, एक होम हो गया ये। तो इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा। तो अभी इस माशाल्लाह 3 ब्रांचेस हैं। हेड क्वार्टर यहाँ पर हमारे बच्चे हैं, ओल्ड एज होम एम ए जिन्ना रोड पे, वहाँ पर तकरीबन 120 के करीब सीनियर सिटीजन्स हैं, और एक और ब्रांच हमने टंडो अलाया राशिदाबाद में खोला है, वहाँ पर भी तकरीबन 300 के करीब अडल्ट बॉयज़ और सीनियर सिटीजन्स वहाँ रखते हैं हम लोग। सही, जी ठीक है जी, ज़बरदस्त। हमारे यहाँ कोई तफरीक नहीं है मज़हब की, जी उम्र की जी, या रंग व नस्ल की, क्योंकि अल्लाह मियाँ की नज़र में ये तमाम यकसा हैं। हम उनको एक ही नज़र से देखते हैं, अमीर और गरीब का जी। कोई फ़र्क नहीं है। ऐसे ही है। ये चीज़ें एक बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है कि हम लोग को बामी अरू तक पहुँच जाती हैं। जी, और ऐसे ही होना चाहिए कि अगर हमें ये चीज़ें ना हों तो अल्लाह मियाँ हमें नीचे गिराए, जी, अर्ज से फर्श हमें तक पहुंच ऊपर सकते हैं हम। बामी अरू तक पहुँचाने के ये बच्चे। ऐसे ही है। अच्छा, चैरिटी भी माशाल्लाह आ रही है, चैरिटी के साथ और क्या आपको ज़रूरत होती है, किन चीज़ों की ज़रूरत होती है चैरिटी के अलावा, क्या चैलेंजेस होते हैं? चैलेंजेस हमारे साथ ये होते हैं कि देखें, हर एक सीज़न होता है, लोग चैरिटी देते हैं, फिर
गवर्नमेंट भी हमें जब सपोर्ट करती है, फिर लोकल जो वॉक इन कस्टमर्स, वॉक इन डोनर्स जिसे कहते हैं, वो हम उनसे हमेशा यही हमारी अपील होती है कि हमारे बच्चे आपके हेल्प के मुस्तहिक, मतलब दे रिक्वायर योर हेल्प। लोग हमें आटा, चावल, चीनी इन फॉर्म ऑफ डोनेशन इन काइंड भी देते हैं। कभी कभार हमें डायपर्स की ज़रूरत होती है, देखें, क्योंकि डायपर्स एक हमारी बेसिक नेसेसिटी है। यहाँ पर हमारे ज़्यादातर 80-90% जो बच्चे हैं, एक एम्पावरमेंट का एक ज़रिया है आजकल ना डायपर्स। तो छोटे से लेके बड़े तक कोशिश तो हमारी ये है कि डायपर्स पे ना रहे, लेकिन एक उनसे कंट्रोल नहीं होता। ज़ाहिर है जब कंट्रोल जब नहीं होता तो डायपर्स, तो ये हम अपील करते हैं कि डायपर्स भी दें। इस तरह के डोनेशन, किस तरह की भी डोनेशन आए हम एक्सेप्ट करते हैं जी। ठीक है। अच्छा मदर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, काफ़ी ऐसे आपने बच्चे देखे होंगे कहीं से आपको मिले, जैसे अभी आपने कहा कि बोरी में बंद बच्चा मिला हमें, बोल भी नहीं सकता, इतना छोटा, उसको, उस बच्चे को कैसे छोड़ के चले गए। वो माँ, वो बाप कैसे ऐसे रोडों पे छोड़ के बच्चों को और फरार हो जाते हैं। अब ये है कि हमें मालूम हुआ था, हमने देखा कुछ चीज़ हिल रही है, हम डर रहे थे। अच्छा, कि आपकी टीम होती है रोडों पे इधर उधर जाती है? नहीं, हम हमारे जो चौकीदार हैं, जो गेट पर होते हैं, उनको भी वो बड़े अलर्ट होते हैं। अच्छा। उनको बाखबर किया जाता है कि अगर कोई आए क्या करना है। वो अपना किरदार बड़ी वफादारी के साथ, पठान है कोई भी है, बहुत वफादारी के साथ उनका हमारे साथ तावन है। एक आदमी ये काम नहीं कर सकता। हमारे यहाँ इनके लिए स्कूल भी हमने खोले हुए हैं, फिजियोथेरेपी का भी इंतजाम हैं, और हमारे बच्चे इस काबिल हो जाते हैं कि हम उनको बाहर के ममालिक में ओलंपिक के लिए भेजते हैं। और जी माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बच्चे हमेशा मेडल लेकर आए हैं। जी, ये हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है कि हमारे बच्चों ने हमें इस चीज़ से, ये बाइस इफ्तिखार है कि हम लोग इतनी बड़ी कीमत से नवाजा। उनकी तालीम का सिलसिला किस तरीके से, उसके लिए फंडिंग आती है आपको तालीम के लिए, उन बच्चों के देखभाल के लिए, वो भी एक अलग फंडिंग? एक जितने भी हमारे जो रिहैब डिपार्टमेंट है, वो एक प्रॉपर देखें, स्पीच थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, तो ये चारों, प्लस हमारे पास एकेडमिक्स के लिए जो बच्चे एकेडमिक्स कर सकते हैं बेसिक लेवल, मतलब इतना हो कि वो थोड़ी सी राइटिंग कर सकें, थोड़ी सी रीडिंग कर सकें। नॉर्मली ये बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर हम इनको एक्टिविटीज़ में इंगेज करते हैं, जैसे पेंटिंग हो गया, प्ले एक्टिविटीज़, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि डेली लाइफ में उनको एक इंडिपेंडेंट कर लें, इस तरह की एक्टिविटीज़ के भाई वो जब अपना। इनका तालीम का, एजुकेशन का सिलसिला शुरू होता है, तो किस लेवल तक इनकी एजुकेशन इनको आप दिलवाते हैं? देखें, कुछ जो हैं वो जो ब्लाइंड और डेफ बच्चे हैं, वो हम उनको ऐसे स्कूल्स भी भेजते हैं जो कि इनकी एक्सपर्टीज़ होती हैं, तो वो हम उनकी पूरी, हम जैसे कहते हैं फुल उनको प्रोवाइड करते हैं ट्रांसपोर्ट और ये, ताकि वो डिफरेंट स्कूल जो कि इलाके हमारे साथ नेटवर्किंग में चल रहे होते हैं, तो डेफ स्कूल हो गया, ब्लाइंड स्कूल हो गया, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, जिनका जहन सही है, वो हम उनको बाहर भेजते हैं जी, आगे लेवल तक भेजते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं। ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात भी होती होगी, आपकी भी, तो आप दोनों के एक्सपीरियंस में पूछना चाहूँगी कि वो औलाद भी होती है जो अपने माँ बाप को छोड़ के जाती है आपके पास, और वो माँ बाप भी होते हैं जो अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, चाहे वो डिसेबल हो या वो किसी क्राइसिस की वजह से उनको अफोर्ड नहीं कर पाते, वो भी छोड़ के जाते हैं। क्या आप उनसे पूछते हैं वजूहात क्या हैं इसके पीछे कि क्यों छोड़ के जा रहे हैं, या आप उनको बोलते हैं कि नहीं रखें इधर, उनको अपने साथ रखें? देखिए, हमारा जो फर्स्ट सैटरडे ऑफ द मंथ एक एडमिशन डे होता है, हमारी पहली मतलब प्रेफरेंस यही होती है कि वो ऐसे कुछ जहाँ पर उनको हेल्प मिल सके किसी और ज़रिए से, उनको पहले काउंसलिंग करते हैं कि यार ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आप इसको पहले निभाएं, कोशिश करें। हमारे पास जो लोग आते हैं वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आते हैं कि हमसे ये नहीं संभाले जा रहे, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, या हमारे घर के हालात सही नहीं हैं, तो ये बच्चे आप अपने पास लें, या ये हमारे पेरेंट्स आप अपने पास रख लें, हमारे घर में कुछ मसले हैं। तो इस वजह से फिर हम लोग, हमारी टीम पहले काउंसिल की ज़रूर करती है कि भाई ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ये कुछ ऐसे, कुछ जो है वो माइनर एडजस्टमेंट्स की वजह से कुछ हो सकता है, मतलब अपने पास रख सकते हैं, लेकिन कुछ जो है वो बिल्कुल एक होपलेस सिचुएशन में आते हैं हमारे पास, तो ज़ाहिर है फिर हम अपने पास उनको रखते हैं। आप रखते हैं, तो वो मिलने आते हैं?
कुछ लोग आते हैं जी। और कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल फरामोश कर चुके होते हैं। अभी हमारे पास एक छोटी सी बच्ची है, वो भी 2.5 साल की है या 3 साल की। इतनी बातें करती है कि आज मैंने फेसबुक पे देखा कि एक खातून से मिलने आती है और उसने अपना नाम उस बच्ची के नाम पर दिया और उसने ये लिखा कि ये मेरी अडॉप्टेड बेटी है, क्योंकि वो इतना प्यार करती है। अब परसों वो आई थी, उसके लिए बहुत सारे सूट लेके आई खरीद के, और वो बच्ची ऐसी है कि वो अपनी गुफ्तगू से हर एक अपना बना लेती है। यानी अल्लाह मियाँ ने उसको इतनी ग्रां कदर यानी खुफिया सलाहियतें दी हैं कि वो अपनी मुस्कुराहट से और अपनी बातों से सबको अपना बना लेती है। ये उसमें खूबी है। इन बच्चों में कुछ लोगों में ऐसी खूबियाँ हैं जिनको हम फरामोश नहीं कर सकते। जी। इस बच्ची को कौन छोड़ के गया था आपके पास? इनकी वालदा एक दिन की चीज़ छोड़ गई थी, उनको गुस्ल भी नहीं दिया इस बच्ची को, हम लोगों ने गुस्ल दिया। और अब वो सिस्टर्स को या वर्कर्स को मामा कहती, उसको हर एक का नाम पता है। अच्छा, माशाल्लाह। हमें नहीं याद मगर उसको याद। अच्छा, ऐसे और भी बहुत बच्चे होंगे? और भी बहुत से बच्चे हैं। और आज भी सुबह एक हमारा वर्कर था, वो कह रहा था, मैंने कहा मेरे कमरे में जाके देखना। ये कहते मैं जीवन को देखने जा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा, पहले जीवन को देखने गए फिर मेरा कमरे गए। हाँ, और वो कोई छोटा बच्चा? उसमें कुछ लचक है। अच्छा, ये मैं नहीं कह ज़ाहिर सकती है क्या बच्चों है। में जहनी तौर पे तो सही होते हैं कुछ, लेकिन उनके यहाँ कुछ डिफॉर्मिटीज़ होती है, कुछ डिसेबिलिटीज़ एक होती दफ़ा हैं। रेंजर आए थे तो एक बच्चा जो है उसकी चाल ढाल से गुफ्तगू से वो अपने आप को आगे बढ़ाता है। और उसने रेंजर को ऊपर उठाया ऐसे और उसने उसको किस्सा इधर दी इधर, और उसको वो बड़ा खुश हुआ उसके इशारा से कि मुझे वेलकम कहा है इस बच्चे ने। हाँ, ज़बरदस्त। फिर इसको पकड़ के दूसरे ले गया और मैं खुद बहुत मुतासर हुई थी कि किस तरह इनको मालूम है कि ये कौन है। उनकी समझ में होता है ये कौन है, ये हमारी हिफाजत करने वाले हैं, कि वो लिबास में थे। तो हमें ऐसे बच्चों को अप्रिशिएट करना है। जी बिल्कुल। हम उनको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अगर उनको नेगलेक्ट किया तो इसका मतलब हमें ज़माना ही नेगलेक्ट कर। जी, फिर उसकी क्या दुनिया रह गई। अच्छा, मुझे ये बताएं, ओल्ड एज सिटीजन्स भी हैं आपके पास, छोटे बच्चे भी हैं, ना उनका है कोई ना इनका है कोई, इनको आपस में ये इनकी मीटिंग्स होती हैं क्या? साथ रहते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। उनको अभी जैसे ईद का मौका आया है, मुहर्रम का मौका आया है, या जो भी त्यौहार आते हैं, हर त्यौहार मनाए जाते हैं। 14 अगस्त अभी जैसे हमने 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे मनवाया है, तो यहाँ हमारे हेड ऑफिस में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, हमारे सीनियर सिटीजन्स वहाँ आए। फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़, इनको मॉल्स में ले जाते हैं, इनको डिनर्स के लिए बुलाते हैं, इनको किंजर झील ले जाते हैं, तो इस तरह के पिकनिक्स करवाते हैं। तो गवर्नर साहब ने पिकनिक करवाया ओल्ड एज सिटीजन्स के लिए। तो ये इस तरह के मौके हम बच्चों वो हमें देते हैं, और बच्चों को इस तरह के एंटरटेनमेंट और बूढ़ों को भी इस तरह के वो स्पॉन्सर करते हैं। अच्छा, इस तरह आपके के पास वो कपल्स आते हैं जिनके यहाँ औलाद नहीं होती, तो वो अडॉप्शन के हाँ, लिए बिल्कुल बच्चों को आते हैं, अडॉप्ट बिल्कुल आते हैं। तो आप लोग, उनका सिलसिला क्या है अगर कोई अडॉप्ट करना चाहे? देखिए लेकिन अडॉप्शन हमारे हम पास लोग ऐसे बच्चे नहीं हैं जो अडॉप्ट के लिए, हम उनको बता देते हैं। ठीक है। ठीक है, और हमें मालूम नहीं कहाँ से वो। आजकल कुछ वक्त ऐसा है कि हम ऐसे रिस्क भी नहीं ले सकते, ऐसे ही है। हमें बड़ा खबरदार होना है क्या कर रहे हैं। जी, तो मगर यही तो बेसिकली हम लोग अडॉप्शन के लिए नहीं देते हमारे बच्चे, बिल्कुल नहीं देते, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ डिसेबिलिटीज़ होती हैं। और जो बच्चे हमारे पास विदाउट एनी पेरेंट जो छोड़ के गए हैं, 10 साल बाद 15 साल बाद कोई आ जाए और पूछे कि हमारा बच्चा कहाँ है, तो इस वजह से हम लोग ऐसा भी हुआ है? कोई केस होते हैं। कोई केस सुना है? हमें बिल्कुल, कोई ऐसा बहुत से वाकया हमारे सुना है? अभी हमारे पास एक बच्चा है जिनके पेरेंट्स जो हैं वो स्विट्ज़रलैंड में है, मुस्लिम बच्चा है, और उसके चचा बाकायदगी से आते हैं उसके, और वो हमें साफ बताते हैं कि सिस्टर इनके पेरेंट्स जो, मैं इनका चचा हूँ, इनके पेरेंट्स स्विट्ज़रलैंड में, वो आके इसको किस देते हैं कि ये आपकी अम्मी की तरफ से, आपके अब्बू की तरफ से है। और वो बच्चा समझता है, इस बात का इकरार करता है कि मुझे कुछ कह रहे हैं, बोल नहीं सकते, अच्छा, लेकिन यह है कि वो वो बच्चा बाकायदगी से डिसेबल है? बिल्कुल, ज़हनी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी। ओके। जी, तो वो इसी वजह से आपके पास छोड़ के गए जी, कि वो बच्चा जी। डिसेबल। फिर एक दफ़ा कोई जा रहा था सऊदी अरेबिया, कहीं शायद हज के लिए जा रहे थे या उम्रे के लिए, मुझे मालूम नहीं किस सिलसिले में, तो उन्होंने सर से कहा कि हम अपनी बच्ची को यहाँ रख, हालांकि वालदा चाहती नहीं थी अपने जिगर से जुदा करना अपनी बेटी को, तो वो बहुत कुछ लाई, तो सर ने कहा नहीं हम प्रोवाइड करेंगे, हमारा दायरा करेगा, जब दूसरे बच्चे खाते हैं ये भी खाएगा।
तो हमने उनकी बाकायदा तस्वीर भेजी और वो हमेशा अरब अरेबिया से मुझे फ़ोन करती रही, वो अपना राब्ता हमसे कायम करती रही और बच्चे से गुफ्तगू करती रही और उन्होंने अपने वादे के मुताबिक 1 हफ्ते के बाद ले लिया। इलाहाबादी कुछ बच्चे घरों से भाग जाते हैं, तो एक अच्छा खासा बच्चा था 12-13 साल का, सर ने कहा कि इसको संभालो, हम हमारे इदारे में रहा। फिर हमने उसका मुकम्मल तौर पर पुलिस के साथ बंदोबस्त करके उसकी घर तक उसको पहुंचाया। अच्छा, जी, ज़बरदस्त। जी। ऐसे भी बच्चे जी, आपको ऐसे भी मिलते हैं बच्चे जो घरों से भाग जाते हैं जी, किसी वजूहात जी। की वजह से। लेकिन बड़ा पुख्ता इंतज़ाम होता है, ऐसे नहीं कि ऐसे किसी के हाथ में पकड़ा नहीं। हकीकत में थ्रू उनकी सिंध बात चाइल्ड है। प्रोटेक्शन अथॉरिटी जी। हमने फिर उनको कांटेक्ट किया। ज़ाहिर है वो उस वक्त बच्चे की ये हालत थी कि उसको याद नहीं आ रहा था। हमने फिर उसकी दवाइयाँ शुरू की। जब दवाइयाँ शुरू की तो उसकी जहनी आई थिंक उसका मेमोरी कुछ लॉस हो गया था, तो जब मेमोरी वापस आया तो उसको याद आया कि मुझे मैं किस जगह रहता हूँ। तो फिर हमारी टीम ने उनको घर जाके ट्रेस किया, फिर सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के ज़रिए उनको बुला के उस बच्चे को वापस अपने घर छुड़वाया। अच्छा, जो औलाद अपने माँ बाप को छोड़ के जाती है, कभी बोझ समझ के छोड़ के जाते हैं, कभी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से छोड़ के जाते हैं, उन ओल्ड एज सिटीजन्स के क्या तासुरात होते हैं? देखिए, वो तो होते हैं शौक़ बिल्कुल कि हमने पूरी ऐसे ज़िंदगी ही अपने है। बच्चों को जी। संभाला है और अब जाके जब उनका टाइम आ गया है हमें संभालने का, तो वो उन्होंने हमें यहाँ डंप करके चले गए। ऐसे ही उनका है। ये एक होता जी। है। और वो कहते हैं ना, आजकल तो वालदैन के पैरों में जन्नत होती है, तो वो कहते हैं हमारे पैरों में ये जन्नत थी, लेकिन वो उनको ये नहीं पता कि जन्नत छोड़ के हमें यहाँ छोड़ के गए हैं। तो इस वजह से ये कहते हैं कि उनकी हम पहले काउंसलिंग करते हैं कि उनको शौक़ से निकालते हैं, ठीक है ना। तो बाकायदा फिर वो जब इधर हमारे साथ आ जाते हैं तो बिल्कुल इतने कंफर्टेबल कि अब कहते हैं कि अब हमें घर नहीं जाना है, अब यही हमारी फैमिली है। उनको इतनी मोहब्बत मिलती है, आप लोग उनको अब घर पैम्पर में कोई करते पूछने हैं। वाला नहीं, तो कहते हैं यहाँ कम से कम हमें पूछता तो है कोई। जिस तरह मुख्तलिफ क्लासें होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, हम भी बच्चों का अलग करते हैं। जैसे गूंगा बहरा है, ज़हनी तौर पर ठीक है, लेकिन हम लोग उनको उन बच्चों के साथ रखते हैं, लेकिन उनको बाहर स्कूलों में भेजते हैं। हमारे है। पास एक छोटी सी बच्ची है, वो पूरे इदारे की मॉनिटर है। हाँ, माशाल्लाह, नाइस। उनका पूरा इंतज़ाम होता है, स्कूल छोड़ के जाना, स्कूल आना, उनके काम देखना। अभी एक लड़की 9th में थी और सिस्टर्स का रोज़ देखती थी कि इसके ID कार्ड है या नहीं, एडमिट कार्ड है उसके पास नहीं, दोनों चीज़ें। अभी एक बच्ची जो है वो मैट्रिक में A+ पर आई है। माशाल्लाह। ये हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है। अच्छा, जब पढ़ लिख जाते हैं तो आप इनकी शादियों का सिलसिला भी कुछ करते हैं? बच्चों के ऐसे होती हैं, जी। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका कोई हम उनके वालिदैन के तावन से करते हैं। ज़बरदस्त। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप दोनों, जो लोग हमें देख रहे हैं? जी, मेरा तो ये मैसेज है कि देखें ये क्योंकि हमारा मोटो, हमारा जो स्लोगन है दारुस्सूकून का, एक्सेप्ट, रिस्पेक्ट, इंक्लूड एंड एम्पावर स्पेशल रेजिडेंट्स, स्पेशल चिल्ड्रन इन योर लाइफ्स एंड गिव देम द अपॉर्चुनिटी। मतलब उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें, उनको उनकी लाइफ को, मतलब वो भी एक इंसान है, दे हैव एवरी राइट टू लिव। तो इनको एक्सेप्ट करें, रिस्पेक्ट दें, इंक्लूड करें और एम्पावर करें। तो ये मेरा थोड़ा सा मैसेज थैंक है। यू सो मच। मदर, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? मेरा यही है कि अगर हम इन बच्चों को देखें और उनकी मुस्कुराहटों को देखें तो उनसे बहुत कुछ हासिल किया जाता है, और वही मुस्कुराहटें हम दूसरों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच Thank both of you. you. नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम थी वो आहे कार्य नवन जो वरी पे वापस अचूं था मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते।
वेलकम बैक नाज़रीन मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते सभिनि खे वरी भली कार चऊं था ऐं गेस्ट मूंखे जॉइन करे रहिया आहिनि हिन सेगमेंट में ज़बरदस्त पर्सनैलिटी मूंसां मौजूदु आहिनि। सभिनि खां पहिरियों त फैज़ान रज़ा कादरी साहब मूंसां मौजूदु आहिनि जेके एजुकेशनिस्ट आहिनि। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐं उन सां गॾोगॾु मुनीर शेख साहब मूंसां मौजूदु आहिनि जेके नात खां आहिनि। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा सर, हुकूकुल इबाद पे बात करेंगे और सबसे पहले तो ये बताएं कि हुकूकुल इबाद और हुकूकुल अल्लाह में क्या फ़र्क है? देखिए, हुकूकुल इबाद जो है वो बेसिकली जो इंसान है उनके दरमियान जो है वो होता है, और हुकूकुल अल्लाह जो है वो अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं उनको अदा करना। तो हुकूकुल इबाद यानी इंसानों के अंदर जो है वो बराबरी, मियानावरी ये इख्तियार करना, ये हुकूकुल इबाद कहलाता है। और हुकूकुल अल्लाह यानी अल्लाह की अतात करना। और अल्लाह की अतात क्या है? जैसे अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि रसूल की अतात में ही अल्लाह की अतात है। तो हमें ज़ाहिर बात है अल्लाह की अतात करनी है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बताए हुए तरीक़ेकार हैं, सुन्नत, उस पर अमल करना है, और जो फ़राइज़ हैं उस पर अमल करें तो ये अल्लाह की अतात होगी, अल्लाह के हकूक़ अदा होंगे। और हुकूकुल इबाद ये है कि लोगों के हवाले से जो है हमें मियानावरी इख्तियार करनी है, उनको इंसाफ़ करना है, उनके साथ अच्छाई का सलूक करना है, उनकी हर अपने तौर पर उनको जो हम फ़ायदा दे सकते हैं तो उनको वो फ़ायदा पहुँचाना है। तो ये हुकूकुल इबाद है। और हुकूकुल इबाद की जो है वो अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं या उसके साथ कोई ऐसा अमल करते हैं जो कि नागवार है या उसका हर्ट होता है वो किसी वजह से, तो वो उसकी जो है वो पकड़ सख्त है, और जो ज़ाहिर बिल्कुल उसकी पकड़ सख्त है। और अल्लाह ताला जो है वो हुकूकुल इबाद के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है ना उसमें सख्ती रखते हैं। अल्लाह ताला एक वक्त को तो हुकूकुल अल्लाह जो अल्लाह के हुकूक हैं उसको तो माफ़ कर सकते हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद को नज़रअंदाज नहीं करेंगे जब तक वो बंदा खुद जो है उस अपना जो हक़ है उसके ऊपर जो है ना वो माफ़ ना कर दे। तभी कहते हैं ना कि आप किसी का अगर दिल दुखाते हैं तो जाके पहले उससे माफ़ी मांगें, बिल्कुल तभी उसके बाद अल्लाह तो माफ़ करेगा। देखिए, एक दिन नबी पाक सल्लम अपने बड़े मूड में थे तो उन्होंने बीबी आयशा से पूछा कि आज जो पूछना चाहती हो पूछो, हर सवाल का जवाब मिलेगा। तो बीबी आयशा ज़ाहिर बात है हज़रत सिद्दीक़ अबू बकर की जो साहिबजादी हैं तो माशाल्लाह, और नबी पाक सल्लम की साथ रही हैं तो वो मिजाज समझती थी। तो उन्हें एक राज की बात पूछनी चाहिए। उन्होंने कहा जब आप अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए गए महराज पर तो उन बातों में से कोई एक ऐसी बात बताएं कि अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है। तो और वो बात नबी पाक सल्लम ने क्या बताई कि किसी शख्स के दिल को दुखाना अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नापसंद है। ऐसे ही है। अच्छा, आजकल के ज़माने में हुकूकुल इबाद से हम कितना दूर हैं? हुकूकुल अल्लाह पे भी आएंगे, लेकिन हुकूकुल इबाद को हमने कितना नेगलेक्ट किया हुआ है? असल में देखिए, आजकल जो है ना आपने देखा है कि सोशल मीडिया का ज़ोर ज़्यादा है, और यूट्यूब पर आप देखें हर चीज़ मिल रही होती है। तो हमें जो पॉजिटिव चीज़ें थी वो इतनी, हमें जो मटेरियल है या स्टफ़ है वो इतना यूट्यूब पर मवाद हमें मिल नहीं रहा, और हमें जो है ना उसकी अपोजिट जो है वो आप देखें मतलब जो कि ऐसा कंटेंट मिल रहा है कि जिसके ऊपर जो है ना बच्चे या हमारे लोग जो है ना उसको गुमराही की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिविटी नहीं मिल रही। इसीलिए हमें नहीं पता कि किसका क्या हुकूक है, वालिदैन के क्या हुकूक हैं, बड़ों के क्या हुकूक है, पड़ोसों के क्या हुकूक हैं, इस बारे में कोई बात ही नहीं होती। इस चैनल पर मतलब माशाल्लाह ये आपके लिए एक अप्रिसिएशन है कि आपने इस टॉपिक को चुना और इस पर बात कर रहे हैं, वरना लोग हुकूकुल इबाद के बारे में बात ही नहीं करना पसंद करते। लोगों को अपने राइट्स का ही नहीं पता कि हमारे राइट्स क्या हैं, पड़ोसियों के राइट क्या हैं, सोसाइटी में रहने के राइट्स क्या हैं, लोगों को यही चीज़ नहीं पता ना। मतलब मैंने ऐसी सोसाइटीज़ भी देखी हैं जहाँ अगर कोई किसी का इंतकाल हो जाए तो दूसरे बराबर वाले घर वालों को पता भी नहीं होता, लोग एक दूसरे की मदद ही नहीं कर रहे। बजाय आप ये देखें ना, रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है, सब देखकर वीडियो बना रहे होते हैं, तस्वीरें बना रहे होते हैं, उस बंदे की मदद कोई नहीं कर रहा होता, क्योंकि हमें अपने राइट्स ही नहीं पता होते। हमें पता ही नहीं है कि मस्जिद में बैठने का क्या तरीक़ेकार है, मस्जिद से बाहर बैठने का क्या तरीक़ेकार है। अगर हम किसी होटल में बैठ रहे हैं तो होटल पे बैठने का भी कोई एटिकेट्स होंगे ना, हर जगह के एक अपने एटिकेट्स हैं। हम यहाँ पे आए इस स्टूडियो में बैठने का एक प्रोसेस, एक तरीक़ेकार है। तो ये सब चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी, जाननी पड़ेंगी, घर के एक इन्वायरमेंट को हमें बनाना पड़ेगा। अच्छा, आपको नहीं लगता कि हुकूकुल इबाद में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग कर भी रहे हैं, लेकिन वो फिर काफ़ी लोगों को मैंने देखा है अपने फ़ायदे में हुकूकुल इबाद याद आता है? एग्जैक्टली ऐसा ही है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है कि लोग अपने जो काम कर रहे होते हैं उसमें तो उनको कुल बात आता है, लेकिन जब दूसरे की हक की बात आती है तो उसमें नहीं आता। आप देखें ना, अक्सर ऐसा हो रहा होता है आजकल जो विरासत के हवाले से होता है, लोग अक्सर जो है वो बहनों का हक खा रहे होते हैं, भाइयों का हक खा रहे होते हैं, उसकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहे होते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें सीखना पड़ेगा।
और ये काम हमें जो है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी होना चाहिए और हमारी दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काम होना चाहिए, ये नॉलेज स्प्रेड होनी चाहिए। जी सर, आपसे मैं पूछना चाहूँगी हुकूकुल इबाद का ताल्लुक़ इस्लाम के कौन से बुनियादी अकीदों से है? बहुत अच्छी गुफ्तगू जो है वो जारी है। एक चीज़ का मैं ये इजाफ़ा करना चाह रहा था कि आज हमारे माशरे के अंदर, हमारी सोसाइटी में हर शख्स आप समझेंगे वो अपने हक़ मांग रहा है। जी। फ़लाँ लोग अपना हक़ तलब कर रहे हैं, फ़लाँ लोग अपना हक़ तलब करते हैं। मिसाल के तौर पर माशरे में गवर्नमेंट से अपना हक़ मांगा जाता है, मारूफ सी बात है, एक बहुत मशहूर सी है। गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, गवर्नमेंट ने यूँ किया, उसको करना चाहिए, उसके जो काम है। लेकिन आप देखिए, एक है हक़ और एक है उसके फ़राइज़ क्या हैं। आज हम हक़ तो चीज़ों का मांगते हैं, हर एक मांगना चाहिए, इस्लाम ने दिए हैं, ज़ाहिर सी बात है। आज की जो दुनिया है वो इस बात को बावर कराती है, और ये मगरबी ममालिक ख़ास तौर पर कि उन्होंने हुकूक को दिया। इस्लाम ने तमाम इकाइयों को, माशरे के, सोसाइटी के हुकूक दिए। लेकिन जिस चीज़ में एक कमी वाक़ हो रही है, आप देखें कि लोग हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की भी बात हो रही है। हुकूकुल्लाह लोग अदा कर रहे हैं, बहरहाल जैसे तैसे भी है, माशरे में लोग नमाज़ें पढ़ रहे हैं। किसी मस्जिद में भी कोई एक मरहला ऐसा नहीं आता हुआ कि कहीं हमने सुना हुआ कि इशा की नमाज़ नहीं हुई, ज़ोहर की नमाज़ नहीं हुई, फजर की नमाज़ नहीं हुई। जैसे तैसे भी ये जितनी हाज़िरी में है नमाज़ें होती हैं। लेकिन ये हुकूकुल्लाह लोग बहरहाल अदा करें, लेकिन लोग हुकूकुल इबाद अदा करने को तैयार नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे माशरे में इस नज़रिए की तफ़हीम की और उसको कन्वे करने की भी कमी है कि हम लोगों को दीन के मुतालिक सही बात कन्वे करें। हमारे यहाँ जितने मामलात लोग समझते हैं दीन को कि वो फ़कत नमाज़ पढ़ने का नाम है, या ज़्यादा से ज़्यादा आप समझिए रोज़ा, ज़कात, हज, जो हमारे बुनियादी अरकान इस्लाम में लोग इसको समझते हैं। आज लोगों को ये बात बताने की ज़रूरत है, आवाम में इस बात का फ़हम है, और ख़ास तौर पर तालीमी इदारों में नस्ल नौ को, कि दीन तो माशरत का नाम है, दीन तो पूरी मईशत का नाम है, दीन तो हुकूमत और सियासत के तमाम मामलात इस्लाम के मुताबिक हों, दीन तो इस पूरे को। तो मैं समझता हूँ कि हक़ की बात होती है, बिल्कुल लोगों को अपना हक़ मांगना भी चाहिए, उससे आगाह भी होना चाहिए कि ये हमारे राइट्स हैं। माशरे की तमाम इकाइयों को उसके लिए निकलना भी चाहिए, उसके लिए जद्दोजहद भी करनी चाहिए, आवाज़ भी उठानी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मामले को लाजमी देखना चाहिए कि हम अपने फ़राइज़ भी अदा कर रहे हैं या नहीं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, हम रोड पर जाते हैं, 10 चीज़ों के मुतालिक हम गुफ्तगू करते हैं कि फ़लाँ चीज़ ठीक नहीं है, जो मैंने आपसे अर्ज़ किया। लेकिन क्या हम लोग सिग्नल नहीं तोड़ते? क्या हम लोग जो हमारे एहलकार हैं, क्या हम उनके साथ 100% अच्छा ताउन करते हैं? नहीं करते। तो मैं कहना चाह रहा था कि इस तरह से भी देखने की ज़रूरत है कि हम उसके अंदर अपने फ़राइज़ को भी पहचानें। अच्छा, हुकूकुल इबाद अदा करने के लिए हम मुसलमानों को क्या चीज़ अपने अंदर चेंज करनी पड़ेगी? क्या ऐसा हमें करना पड़ेगा कि हम हुकूकुल इबाद का ख्याल रखें अपने डेली रूटीन में? देखिए, सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ हुकूकुल इबाद क्या, हुकूकुल इबाद का कॉन्सेप्ट क्या। उसके बाद सबसे पहली चीज़ ये है कि अपने अंदर जो है ना, हमें आजिज़ी लानी पड़ेगी, जो कि हम नहीं ला पा रहे होते। हर चीज़ का क्रेडिट हम खुद ले रहे होते, लोगों को क्रेडिट नहीं दे रहे होते कि यार ये इसका क्रेडिट इसकी वजह से आया है। या अक्सर हम जो है किसी कामयाबी की तरफ पहुँचते हैं तो हम अपने वालिदैन को तो क्रेडिट दे रहे होते हैं, लेकिन वालिदैन के बाद जो सबसे बड़ा हाथ होता है हमारी कामयाबी में, वो होता है हमारे असातिज़ा का, टीचर्स का। हम उनको क्रेडिट नहीं दे रहे होते। लोगों को क्रेडिट देना सीखें। जब हम लोगों को क्रेडिट देना सीखेंगे तो फिर क्या होगा, हमारे अंदर वो चीज़ पैदा होगी कि हमें समझ बूझ आएगी कि हाँ यार, इसका राइट यहाँ पर है, इसका राइट यहाँ पर है, इसका राइट यहाँ पे। तो फिर हम लोगों के हकूक़ अदा करने में वहाँ कामयाब होंगे। आप माशाल्लाह एजुकेशनिस्ट हैं और स्टूडेंट्स के साथ आपका आधा टाइम तो गुजरता ही होगा आई गेस। तो तालीम के साथ तरबियत कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। तालीम के साथ तरबियत के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, कल स्कूलों में तालीम तो दी जा रही है, लेकिन तरबियत पर जो है ना वो इतना फुकदान नहीं। आप देखें, किसी भी अगर इदारे में आपको जाना हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपने अपनानी हो, कोई प्रोफेशन आपने अपनाना हो, तो उसके अंदर सबसे पहले क्या चीज़ होती है? ट्रेनिंग, उसकी तरबियत। आपको नर्स बनना है तो नर्सिंग की वाले से ट्रेनिंग, पुलिस में जाना है तो उसके वाले से ट्रेनिंग। लेकिन बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली है कि ये टीचिंग एक ऐसा इदारा है जहाँ पे ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही। गली गली में स्कूल खुल गए, टीचर्स बढ़ गए, और फिर जाहिर बात है जब ऐसे लोग जाएंगे जो अनट्रेंड होंगे तो फिर उसका आउटकम क्या आएगा? उसका आउटकम कुछ भी नहीं आएगा, माशरे में बिगाड़ी पैदा होगा। आप अपने स्टूडेंट्स की काउंसलिंग कैसे करते हैं, उनकी ट्रेनिंग कैसे करते हैं, तालीम के साथ तरबियत कैसे करते हैं? तालीम के साथ तरबियत करने के लिए हम जो है ना उनके लिए मुख्तलिफ सेशंस रखते हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स पर। सबसे पहले देखिए, माशरे में जो बिगाड़ पैदा हो रहा है ना, उसकी वजह क्या है? देखिए, मेरी एक फ़िलासफ़ी है 4 V's की। वॉइस क्रिएट्स विजन,
एंड विजन क्रिएट्स वैल्यू एंड वैल्यू क्रिएट्स वर्चू। वॉइस कहते हैं आवाज़, आवाज़ जो है वो क्या चीज़ करती है पैदा आपके अंदर, विजन। ठीक है जी। अच्छा, विजन में भी दो चीज़ें होती है, एक होता है नज़र, एक होता है नज़रिया, एक होती है समात, एक होती है आपकी जो यानी कि देखने का अंदाज़। ठीक है, इसी तरह विजन जब आपका स्ट्रॉन्ग होता है तो उसके बाद जो आपके अंदर चीज़ क्रिएट होती है वैल्यू। फिर आप चीज़ों को कदर करना सीख रहे होते हैं, चीज़ों की वैल्यूट करना होते हैं। आपको पता होता है यार अगर मैं इस चीज़ को वैल्यू नहीं दूंगा तो इसका काम होगा। अगर आप देखें चीज़ों को जब हम वैल्यू देना ख़त्म कर देते हैं ना, तो फिर हम क्या करते हैं, दिन मनाना शुरू कर देते हैं, मदर्स डे, फादर्स डे, ये डे, क्योंकि उसकी हमने वैल्यू वो एक दिन के ऊपर जो है उसको मुख्तस कर दिया, उसको लिमिटाइज कर दिया। लेकिन अब तो वो दिन भी याद ही नहीं रहता कि कब आया कब गया। अब जब वैल्यू अगर आपको किसी चीज़ की समझ में आ जाएगी तो फिर क्या चीज़ क्रिएट होगी, वो फिर वो काम आपका नेकी में तब्दील हो जाएगा। तो नेकी जो है वर्चू, और वर्चू इसलिए नहीं बन रहा, माशरा बिगाड़ की तरफ जा रहा है, वायलेंस की तरफ जा रहा है। नेकी तो तब नेकी बनेगी ना जब उसकी कदर हो, और कदर किसी चीज़ की जब पता चलेगी जब उसका विजन यानी फ़हम क्लियर हो। और फ़हम कैसे क्लियर होगा, वॉइसेस के ज़रिए। हमारे अंदर जो सुनने की सलाहियत कम है, हम लोगों को सुन ही नहीं पा रहे होते, अच्छी चीज़ें सुन ही नहीं पा रहे होते, मोटिवेशनल स्पीकर्स को नहीं सुनते, या जो हमारे अगर लोग स्पीचेस कर रहे हैं या हमें सीधी राह पर दिखा रहे हैं हम सुनते ही नहीं है। आप देखें ना सबसे ज़्यादा लोग घर में किसकी नहीं सुनते, वालिदैन की नहीं सुन रहे होते, नेगेटिव काम कर रहे होते हैं अक्सर। तो हमें तो सबसे पहले अपने अंदर सुनने की सलाहियत को स्ट्रॉन्ग करना है। हम अच्छे लिसनर नहीं हैं, अच्छे लिसनर बनना पड़ेगा। अच्छे लिसनर बनेगा। देखिए ना, लिसनिंग क्या इनपुट की वैल्यू आएगी, इनपुट अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो आउटपुट ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें अपनी लिसनिंग पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, सुनने की सलाहियत, पेशेंस लाना होगा, तभी हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। एक तो बड़ी बात हमारे अंदर अब पेशेंस भी नहीं है, वो पेशेंस भी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अगर कोई हमें सुनाना चाह भी रहा है तो हम उसको 10 सुना देंगे, 10 सुना देंगे, ऐसा ही है बिल्कुल। और यही चीज़ तो हुकूकुल इबाद में, यही तो चीज़ हुकूकुल इबाद है कि हमें अगले की बात को सुनना है, समझना है, फिर रिएक्ट करना है। और हम ये काम कर ही नहीं रहे होते, हम तो डायरेक्ट रिएक्शन की तरफ जा रहे होते हैं। बल्कि काम क्या, प्रोसेस क्या है, फार्मूला ये पहले आपने समझना है, फिर उसको जो है आपने उसके ऊपर गौर व फिक्र करनी है, गौर व फिक्र करने के बाद फिर उस पर रिएक्ट करना है। और हम ये काम ही नहीं कर रहे होते, हम तो डायरेक्ट रिएक्ट करें। मिसाल के तौर पर किसी ने आपको आपके बारे में ये ऐसा बोल रहे थे और आपने फ़ौरन जी फ़ोन लगा, आपने मेरे बारे में ऐसे बोला, ये बोला, उसकी कोई तहकीक नहीं की, उसके ऊपर कोई तस्दीक नहीं की, और डायरेक्ट जो है वो उस पर हमने आर्गूमेंट स्टार्ट कर दिया, तो उसका कम क्या आएगा, बिगाड़ पैदा होगा। और यही राइट्स हैं, यही हुकूकुल इबाद है कि हम अपना हुकूकुल इबाद अदा ही नहीं कर सकते। जबकि अगर आपने कोई ऐसी बात सुनी तो आपको चाहिए था मुझसे उस गलत फहमी को क्लियर करते। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? मैसेज तो मैं सिर्फ यही देना चाहूँगा कि देखें, सबसे ज़रूरी काम जो है ना वो अपने आप को जो है वो अपनी सेल्फ़ इस्टीम को जो डेवलप करना है। जब इंसान की सेल्फ़ इस्टीम डेवलप होती है तो उसके अंदर क्या चीज़ आती है, प्रोफेशनलिज्म आता है। जब किसी इंसान के अंदर प्रोफेशनलिज्म आता है तो उसकी ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में कामयाब होना तो अपनी सेल्फ़ इस्टीम को जो है वो डेवलप करो। सेल्फ़ इस्टीम डेवलप होती है रीडिंग से, पढ़ने से, सुनने से। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का आदी बनना चाहिए। आप देखें बाहर के मुल्क के अंदर जो है लोगों की जो हॉबीज़ है, जो वो पसंद करते हैं, वो क्या करते हैं, रीडिंग, पढ़ना। आप देखना होगा, अपने ट्रेन में जा रहे हैं तो कुछ पढ़ते हुए जा रहे हैं, आप बैठे हुए कहीं हॉस्पिटल के अंदर वेटिंग लाइन में बैठे हैं तो कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, पॉकेट बुक्स होती हैं, नॉवेल्स होते हैं। अब हमारे यहाँ तो इसका तस्वुर दूर दूर तक नहीं है, लोग पढ़ना ही नहीं चाहते ना, लोग तो बस चाहते हैं बस हलवा बना बनाया मिल जाए। तो ये चीज़ें हमें अपनानी है, हमें ये चीज़ें अपनानी होंगी। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच। आपसे हम नात ज़रूर सुनेंगे, पर नाज़रीन हर टाइम बिल्कुल ख़त्म थी हुआ है प्रोग्राम जो सुबह वरी हमारे साथ मुलाकात थी। तेज़ ताईं सबा अली खरींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नात सुनाते हैं अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नासर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अशार पेश करूँगा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक बहुत बामकसद नात का इंतखाब किया। नबी के सहाबा के रास्ते पे चल के
दिलों का सुकून हमने हासिल किया है, लगा है नशा जब से जन्नत का हमको, ऊंचा टप नजीस जहाँ से हुआ है, नबी के सहाबा के रास्ते पे चल के दिलों का सुकून हमने हासिल किया है। और शेर समाप्त कीजिएगा। वो ताइफ की वादी में खा खा के पत्थर हमारे लिए जो तड़पता रहा था, वो ताइफ की वादी में खा खा के पत्थर हमारे लिए जो तड़पता रहा था, उसी के तरीके को पैरों से रोंदा, ज़रा खुद बताओ ये कैसी वफा है, नबी के सहाबा के रास्ते पे चल के दिलों का सुकून हमने हासिल किया है। एक वाक़े की तरफ इशारा। सुनो ओहद के पार से ये सदाएं, अनस बिन नज़र की तुम्हें कह रही हैं, जो अल्लाह की राह हमें जान लुटा दे, वही असल में आशिक़े मुस्तफ़ा है, नबी के सहाबा के रास्ते पे चल के दिलों का सुकून हमने हासिल किया है, लगा है नशा जब से जन्नत का हमको, ऊंचा टप नजीस जहाँ से हुआ है। वो ताइफ ये वो मौत है दोस्तों जिसकी खातिर नबी ने भी मांगी थी रब से दुआएं, ये वो मौत है दोस्तों जिसकी खातिर नबी ने